जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन की टाइप स्टडी कर रहे थे। हमने इन्फ्लेशन की दो टाइप्स पढ़ ली, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे अराइज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे अराइज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे इफेक्ट क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, आज एक थर्ड एस्पेक्ट से इन्फ्लेशन को देखते हैं। इन्फ्लेशन की एक तीसरी रीजन भी होती है, उसको हाईलाइट किया था फिशर ने। एक इकोनॉमिस्ट है फिशर, इसने वो थ्योरी उसने क्या प्रेजेंट की, उसने कहा अगर मनी सप्लाई आप इंक्रीज कर देते हैं विद इन द इकोनॉमी, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं विद इन द इकोनॉमी, तो इससे कोई आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा। मनी सप्लाई डज नॉट इफेक्ट आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि क्या होगा, प्राइस लेवल ही इंक्रीज होगा। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करने से प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है कि मनी सप्लाई इंक्रीज, आपको पता है मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है? मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है? कल हमने बात की थी कैसे इंटरेस्ट रेट कम करके रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा के। बिल्कुल, तो वो कहने लगा कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से, या नए नोट छाप के भी होते हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि क्या इंक्रीज होगा, प्राइस लेवल। हाँ, वो कैसे? उसने उसके लिए इक्वेशन दी। इक्वेशन है हमारी एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम इंटू इक्वेशन क्या, इसे फिशर इक्वेशन भी कहते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को अगर हम सिंबॉलिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को? कि इंक्रीज के सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, रादर इट इंक्रीजेस प्राइस लेवल। इसकी सपोर्ट में उसने इक्वेशन दी, m इज इक्वल टू v इज इक्वल m इंटू v इज इक्वल टू p इंटू वाई। अब ये क्या चीज है, ये जरा सुनिएगा समझिएगा। कहता है m का मतलब है मनी सप्लाई, यानी पाकिस्तान में कितने करेंसी नोट्स हैं इन सर्कुलेशन। मनी सप्लाई यही हमने पढ़ा था ना, मनी इन सर्कुलेशन। M का मतलब है पाकिस्तान में कितने मनी इन सर्कुलेशन है, कितने नोट्स इन सर्कुलेशन है। V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है कि ये नोट एक साल में कितनी दफा सर्कुलेट करते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक नोट एक साल में आपके ख्याल में कितनी दफा ट्रेड होता होगा? मे बी, ये इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेशन की होते, मे बी 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स। तो वेलोसिटी से मुराद वो नंबर है जिससे कोई नोट सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में। अगर पाकिस्तान में टोटल 5 खरब के नोट हैं और हर नोट सर्कुलेट करता है एक साल में 50 टाइम्स, तो जो इकोनॉमी में टोटल मनी सर्कुलेट हुई वो 5 खरब नहीं हुई, वो 5 खरब मल्टीप्लाइड बाय 50 हुई। तो ये m इंटू वी, m से क्या मुराद है, मनी, v से क्या मुराद है, वेलोसिटी ऑफ मनी, इज इक्वल टू p किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में, प्राइस लेवल, और y किसको कहते हैं, ये याद है, नेशनल इनकम को, आउटपुट को, जीडीपी को, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, जीडीपी, इसको। ये उसने इक्वेशन दी। इस इक्वेशन की उसने दो एजम्पशंस दी।
जरा assumption भी समझिएगा। पहले उसने कहा वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, इसका क्या मतलब, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, यानी सप्लाई ऑफ मनी से पहले या बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ये ना हो कि नए नोट छापने से अब वेलोसिटी कम हो जाए, वेलोसिटी पहले जितनी ही रहनी चाहिए। पहली असम्पशन क्या है, वेलोसिटी यानी v इज कांस्टेंट। दूसरी असम्पशन क्या है, जीडीपी या नेशनल आउटपुट, इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरी असम्पशन क्या है, इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मतलब क्या है कि क्या y चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगी, नहीं, आउटपुट भी सेम है। आपको तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा भी दें, क्या आउटपुट चेंज होती है, नहीं होती। तो दो चीजें थी काम की, दोनों ही चीजें उसने अज्यूम कर लिया कांस्टेंट है। इक्वेशन में 4 वेरिएबल उसने यूज किए, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम क्या है, मनी सप्लाई, वी क्या है, वेलोसिटी, पी क्या है, प्राइस लेवल, वाई क्या है, आउटपुट, नेशनल आउटपुट। वी कहा कांस्टेंट, कांस्टेंट। इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब वाई भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है। बाकी पीछे क्या बचा। अब जरा इक्वेशन को अपने सामने रख के मुझे बताइए, अगर मनी सप्लाई डबल कर दी जाए, यही वो कहता है कि मैं कह रहा हूं, फिर कंक्लूजन पे लाया कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इसीलिए अगर आप प्राइस लेवल कम करना चाहते हैं क्या करें, कम करें। यही उसकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का क्रक्स है। 3 चीजें बताई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या, इक्वेशन बताई, अजम्पशन, और फिर कंक्लूजन के ऊपर लेके आया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या कि अगर आप सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करते हैं, इससे आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई फर्क, बल्कि प्राइस लेवल ही बढ़ेगी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या हुआ, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस लेवल बढ़े। इक्वेशन क्या दी उसने, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम क्या है, वी क्या है, पी क्या है, वाई क्या है, शाबाश। अच्छा अब बताइए अजम्पशंस दो उसकी क्या है, वी इज और वाई, वाई कांस्टेंट की बजाय ये बेहतर है लिखना है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अंडरस्टूड है, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है तो उस पर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएं भी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आपको याद है केन्स भी मिलती जुलती बात कर गया था कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, उस पे अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे आउटपुट नहीं बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगी। उसी कंसेप्ट को डिफरेंट वर्ड्स में बता रहा है, यही था ना। वरना तो मनी सप्लाई बढ़ाएं तो हमारे असूल के मुताबिक जो नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, आउटपुट बढ़नी चाहिए, कह रहा कोई नहीं होगा, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कंक्लूजन क्या हुआ फिर, अगर एम को डबल करें प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। तो अगर आप प्राइस लेवल रिड्यूस करना चाहते हैं क्या, अब अगला क्वेश्चन यहां पे ज़हन में क्या आता है, एम को कैसे रिड्यूस करें, सप्लाई ऑफ मनी को कैसे रिड्यूस करें। भाई जिसके सामने ये थ्योरी प्रेजेंट करेंगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है, इलाज तुमने, बीमारी पकड़ ली तुमने, क्या कि इन्फ्लेशन को कम करना है, मनी सप्लाई कम कर दो। अब इसका इलाज भी बताओ, सप्लाई ऑफ मनी कैसे कम करें, मॉनेटरी पॉलिसी। शाबाश, दरिया को कूजे में बंद कर दिया भाई ने, क्या मॉनेटरी पॉलिसी से करे हो, कैसे करेंगे बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टूल्स हैं, काफी ज्यादा हैं, 4-5 तो होंगे, 4-5 तो। कौन से हैं टूल्स, अब सुने। पहला, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि स्टेट बैंक खुद मैदान में उतरे, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक खुद मैदान में उतरे और मार्केट में बाइंग सेलिंग करे। किस चीज की बाइंग सेलिंग करता है मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, बॉन्ड्स की। तो बताइए अगर हमने, हमारा असल ऑब्जेक्टिव क्या है,
मनी सप्लाई डिक्रीज करना है। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में स्टेट बैंक क्या करे? क्या सिक्योरिटी सेल करे या बाय करे? नहीं भैया, ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कितने लोग ये कहते हैं सिक्योरिटीज को सेल करे और कितने कहते हैं सिक्योरिटीज को बाय करे? नहीं, दोनों काम ये करेगा। ऐसा सेल करेगा, बाय डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, उसके हाथ ही आएगा, कुछ भी नहीं। तो दोनों काम थोड़ी करने हैं। सिक्योरिटीज को सेल करेगा, सेल करेगा तो मार्केट में जाएंगी सिक्योरिटीज और बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास क्या आएगा? पैसे। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। ये है हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सेल करो सिक्योरिटीज। कल भी ये कंसेप्ट पढ़ा था। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? यहां जिसे आई कैप की बुक ने पता नहीं क्यों उसका स्पेशल डिपॉजिट का नाम दिया कि ये डिपॉजिट जरूर अपने पास रखो। रिजर्व रिक्वायरमेंट भी इसे कहते हैं, ज्यादातर रिजर्व रिक्वायरमेंट ही कहते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये भाई मुझे बताएंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? भैया नहीं बताना? बता दे भाई, तेरी मेहरबानी। क्यों नहीं बताना? कल क्लास में नहीं थे? थे तो कोई फायदा नहीं हुआ। जी मेरे भाई, ये आप बता दीजिए तो खुदा प्लीज टेल मी। नहीं, बोल 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 बोल। बैंक अपने पास एक सर्टन परसेंटेज बचा के रखता है। हाँ, अच्छा मुझे सिर्फ ये बात बता दे, इससे पता चल जाए कंसेप्ट पता है कि नहीं। रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से रिजर्व के तौर पे रखता है या इसे कोई कहता है? स्टेट बैंक कहता है। अब आखिरी कंसेप्ट के एंड तक पहुंचाए। हाँ मैं, मुझे बताइए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, सेंट्रल बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए कम? बढ़ानी चाहिए। शाबाश। बढ़ाएगा तो जाहिर है फिर आगे अगर 20% हो जाएगी तो बैंक आगे 80% बोरिंग कर सकते हैं, 30% हो जाएगी बैंक आगे 70% लैंडिंग कर सकते, आगे दे सकते हैं लोन की। तो उधार कम देंगे लोगों को। शाबाश। लेकिन डिस्काउंट रेट या बेस रेट ये क्या होता है ये नहीं आपको पता होगा। आपको पता है स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक का रेगुलेटर भी है, कभी कभी इनका हेल्पर भी है। इनके मुश्किल वक्त में इनके काम आता है। और कमर्शियल बैंक का मुश्किल वक्त कब होता होगा? जब इसको पैसों की जरूरत होती होगी। तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक लोन भी प्रोवाइड कर सकता है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक एक दूसरे से भी लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक एचबीएल यूबीएल से लोन ले ले। क्या एक दूसरे को जब लोन लेते देते हैं कोई इंटरेस्ट रेट होता होगा कि नहीं? कि फ्री में दे देते होंगे कि ये ले भैया जब दिल करे वापस कर देना, कर्जे हंसना है? ऐसे थोड़ी होगा, एक दूसरे से भी इंटरेस्ट है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट नॉर्मली जो एक दूसरे को लेता है मार्केट से कम होता है। मार्केट से कम जैसे होता है ना, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार, कस्टमर दुकानदार से 100 रुपए की चीज खरीदी दुकानदार ने, कस्टमर जाएगा उसे 120 की बेचेगा। लेकिन अगर दूसरा दुकानदार मांगेगा उसे शायद 105 की 110 की दे दे, या मे भी कुछ दुकानदार एक दूसरे को कॉस्ट पे भी देते। तो उसी तरह ये दोनों दुकानदार है कमर्शियल बैंक, एक दूसरे से उधार लेंगे तो रेट कम होगा। अब इस रेट को हम इंटरेस्ट रेट नहीं कह सकते। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक एक दूसरे को लोन देते हैं इसको इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बाय डेफिनेशन वो है जो कस्टमर्स इंडिविजुअल बारो करते हैं बैंक से और पे करते हैं। तो फिर जो बैंकों का आपस का इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे क्या नाम देना चाहिए? डिस्काउंट रेट या बेस रेट। और ये डिस्काउंट रेट या बेस रेट क्या होगा? इंटरेस्टिंगली ये कमर्शियल बैंक्स डिसाइड नहीं करते, स्टेट बैंक उनको बताता है। हाँ, सबका होता सेम होगा, लेकिन है क्या, ये बैंक आपस में डिसाइड नहीं करेंगे, ये सेंट्रल बैंक बताए। इसे कहते हैं डिस्काउंट रेट या बेस रेट। मुझे बताइए अगर सेंट्रल बैंक ये कहे कि डिस्काउंट रेट 10% है, यानी मेरे से लोन लेना है किसी ने 10% पे लोन दूंगा, डिस्काउंट रेट 10%, बैंक आगे किस रेट पे देगा?
10 से ज्यादा भी देगा, 10 या उससे कम पे थोड़ी देगा। अब मुझे बताइए, अगर मनी को, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट को क्या करे, बढ़ा दे, ताकि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन कम देंगे, बल्कि जमा करवाना शुरू कर देंगे। याद है ना, इंटरेस्ट रेट से लोग लेते कम और फिर बैंक में जमा करवाना शुरू कर, तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई। डिस्काउंट रेट समझ आया कि नहीं? बैंकों का इंटरनल, ये डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये बैंकों का इंटरनल रेट है जिसके ऊपर एक दूसरे को बैंक, बेस रेट भी से इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर फिर बैंक प्रीमियम चार्ज करते हैं कि 2% 3% ऐड करके फिर कस्टमर को लोन देते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, भैया वो एंड में बताता हूं, इसलिए मैं टिक कर रहा हूं, साइज पर टिकने का, ठीक है। गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, जब गवर्नमेंट बैंक से बोरोइंग करेगी, बताइए क्या लोगों के लिए कर्जा ज्यादा बचेगा कि कम? तो इसका मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज होने से सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी। वो बैंकों के पास लोग उधार लेने आए, वो तो सारा गवर्नमेंट लेगी, मैं कहां से दूं भाई आपको, कोई उधार नहीं है, भाग जाओ। तो गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट बोरोइंग डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी जी। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने आईएमएफ से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है आईएमएफ को, उन्होंने मुफ्त में थोड़ी देना। मोरल परसुएशन, यानी क्या कह रहा है यहां पे कि मोरली परसुएड किया जाए। इसमें स्टेट बैंक, अच्छा स्टेट बैंक है रेगुलेटर, ये है स्टेट बैंक डंडे के जोर पे जो काम करवाता है। यहां पे स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक के आगे हाथ जोड़ेगा और उन्हें कहेगा, भाईजान आपकी मेहरबानी, इतने ज्यादा लोन ना दें। और देख नहीं रहे लाहौर में, कराची में ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, हर बंदे को लीज पे गाड़ी दे रहे हैं, हर बंदे को लीज पे गाड़ी दे रहे हैं, तो कितना मसला है। पोल्यूशन भी इजाफा हुआ, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई, आए दिन एक्सीडेंट होते रहे। आपकी मेहरबानी, आप लोगों को कर्जा ना दे, मोरली परसुएड कर रहा है, अखलाकी तौर पर, ठीक है। और फिर अखबार में इश्तिहार भी दे दिया अवाम के लिए, क्या कि नहीं सूद का नहीं कि अच्छी कौमें वही होती हैं जो पैसे जाया नहीं करती, बल्कि आने वाले वक्त के लिए बचा कर रखती हैं। और साथ कोई कायदे आज़म का इरशाद वगैरह भी लिख दिया इस मौजूद में। चलो, यह है मोरल परसुएशन, मोरली पर अखलाकी तौर पे। यहां पे तो बैंक रेगुलेटर के तौर पे जोर जबरदस्ती से काम करवा रहा है। तो ये हो गया 5 तरीके बता दिए आपको, किसके, मनी सप्लाई कंट्रोल। क्लियर हो गया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने क्या कहा था, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करेंगे, प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन क्या थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, M इज इक्वल टू P बाय, कौन कौन सी दो चीजें कांस्टेंट थी, तो बाकी M P रह गया। तो जितना M बढ़ाएंगे P भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब P को कम करना, क्या करें, M को कम करो भाई। अच्छा कैसे करें M को कम, 5 चीजें, मॉनेटरी पॉलिसी के, यानी सप्लाई ऑफ मनी को कम करें भाई। कैसे करें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, और कैसे, रिजर्व रिक्वायरमेंट के जरिए, और कैसे, डिस्काउंट रेट, बेस रेट के, मोरल परसुएड करके, और गवर्नमेंट बोरोइंग्स। यूएसए में मनी सप्लाई ज्यादा है कि कम है, डेफिनेटली ज्यादा है। आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन, अब देखें ये इन्फ्लेशन के 3 तरीके आपको बता दिए। इन्फ्लेशन 3 तरह की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बता दी। इन्फ्लेशन में 3 बड़ी थ्योरीज हैं, 3 बड़े कंसेप्ट है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और तीनों में इन्फ्लेशन को हमने डायग्राम के जरिए से भी 2 को डायग्राम के जरिए से बताया, 1 को इक्वेशन के जरिए बताया, और फिर तीनों में बताया कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इन्फ्लेशन को, रेमेडी क्या होगी, मेजर्स क्या होंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तीनों में बताया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी बढ़ा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी बढ़ा, क्वांटिटी थ्योरी मनी में बढ़ा।
चलिए एंड पे एक छोटा सा एक कंसेप्ट, वो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था इन्फ्लेशन का, लेकिन वो सिंपल छोटे मोटे कंसेप्ट थे, तो मैं चाह रहा था टेक्निकल डिस्कस कर लूँ, बाद में एंड पे डिस्कस कर लें। तो अब ये कुछ थ्योरेटिकली कंसेप्ट हैं इन्फ्लेशन के, मुश्किल कोई नहीं है इनमें, स्वयं एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कोई मुश्किल। इन्फ्लेशन, ले भाई सारी इन्फ्लेशन की टाइप्स वगैरह पढ़ ली, अब पढ़ते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? कहता है परसिस्टेंट और कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो भाई ठीक है, इंक्रीज को डिक्रीज को थोड़े कहेंगे इन्फ्लेशन, इंक्रीज को ही कहते हैं। देखिए कहता है नहीं नहीं, नोट ने किया, इंक्रीज को तो किया, परसिस्टेंट और कंटिन्यूअस को नहीं किया। इसका क्या मतलब है? वो कहता है एक साल प्राइस इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज डिक्रीज, कहता है ये अप डाउन होता रहे ना, अगर ये इन्फ्लेशन नहीं है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे, ये इन्फ्लेशन है कंटिन्यू। और फिर दूसरा भी कह रहा है किसी एक आधे सेक्टर में प्राइस इंक्रीज हो, ये इन्फ्लेशन नहीं है, जनरली सारी इंडस्ट्रीज में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, ये होगी इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होना चाहिए, या एवरेज प्राइस लेवल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होती है? इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? कहता है इस साल का प्राइस लेवल इन ईयर 1 माइनस कर दो प्राइस लेवल इन ईयर 2, डिवाइड कर दो प्राइस लेवल इन, सॉरी ये ईयर बेस ईयर, ईयर 2 नहीं है, बेस ईयर है, प्रीवियस ईयर कह लें। इन्फ्लेशन रेट है प्राइस लेवल दिस ईयर माइनस प्राइस लेवल प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल प्रीवियस ईयर, जरबे 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे हम कोई प्रॉफिट रेट नहीं निकालते थे, भाई सेल प्राइस 120 हो और कॉस्ट हो 100 रुपए, तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, होता था 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, जवाब आया 12। आप तो यही बताते हैं ना 12, जब जुबानी कैलकुलेशन करते हैं, वो तो कैलकुलेटर पे करें वो 20 बताता है, आप तो 12 ही बताया करते हैं ना, एमसीक्यूज में इसी तरह करते हैं। अच्छा 20 ही बता रहे थे, वे ठीक है। कहता है अच्छा आप जरा सुनिए, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है, अटेंटिव होइएगा, इसके बाद 10 मिनट आगे, उसके बाद रिलैक्स हो जाए, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे 10-12 मिनट जो है ना अटेंटिव होके खुद सोचें। आप प्रैक्टिकली अगर फाइनेंस मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे? इसको छोड़े थ्योरेटिकली क्या कहता है, आइए पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हैं, पाकिस्तान में जितनी भी चीजें हैं, उन सब की पिछले साल की प्राइस लेंगे, उन सब की इस साल की प्राइस लेंगे, पिछले साल की प्राइसेस की एवरेज निकालेंगे, इस साल की प्राइसेस की एवरेज निकालें। वरना तो अगर प्राइसेस का इंडिविजुअल गुड्स का अगर आप कंपैरिजन करें, वो तो 10,000 आपके पास परसेंटेजेस आ जाएंगी। कोई प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, कोई डिक्रीज होगी, कोई ज्यादा इंक्रीज होगी, कोई कम इंक्रीज होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पिछले साल की प्राइसेस लेते हैं सारे गुड की, डिवाइड करते हैं नंबर, एवरेज एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इस साल की प्राइसेस ली, एवरेज कैलकुलेट की, दोनों एवरेजेस को कंपेयर कर लिया। पिछले साल अगर आई 140, इस साल आई 155, तो इन्फ्लेशन रेट कैसे निकलेगा? 155 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर हो गया? अब थोड़ा मुझे जरा सोच के बताइए, पाकिस्तान में महंगाई की शरह क्या है ये बता। इन्फ्लेशन का यही मतलब है ना, चाहे तो हर चीज की प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर सकते हैं। महंगाई की कैलकुलेशन करनी है, चाहे तो इकोनॉमी में हर चीज की प्राइस लेके उसकी एवरेज कैलकुलेट कर ले महंगाई कितनी हुई है, चाहे तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई की शरह कैलकुलेट कर ले। एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन महंगाई से सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता है एक आम आदमी होता है, तो बेहतर है जो एक टिपिकल कंज्यूमर है हमारा,
उसके लिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट होनी चाहिए। ऐसा ही है भाई, बात समझ आई? अच्छा, फर्ज कीजिए आपने रिक्शे वाले को बाहर रोका, उसे कहा घर जाना है, उसने कहा 200 रुपया लूंगा। आपने कहा भाई पिछले हफ्ते तो 150 रुपया दे के गया था। उसने कहा सर देख नहीं रहे आप महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपने कहा भाई सर आपने कहा भाई महंगाई बढ़ भी गई है ठीक है, लेकिन इतनी थोड़ी बढ़ी है कि 150 से 200 रिक्शे का किराया कर दो। कहा नहीं नहीं सर, गोल्ड का रेट देखें कहां से कहां पे पहुंच गया। किसका रेट देखें? गोल्ड का रेट। आपने उसको एक लगानी है, क्यों? मैं कहा भाई सोने का तेरे रिक्शे से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है? सोना पिघला के उसमें डाल दो टैंकी में, क्या सोने का क्या कोई रिलेशनशिप है? अगर आपसे कोई कहे, राइज वाले ये कहें कि फीस हमने डबल कर दी, क्यों? क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो ज्यादा हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आप अपनी किताबें यूएसए से छुपवाते हैं क्या? हैं? आप अपने इंस्ट्रक्टर जो है वो न्यूयॉर्क से लेके आते हैं क्या? इररिलेवेंट है ना, रेलिवेंस बता रहा हूं। एक टिपिकल कंज्यूमर के लिए इकोनॉमी में हर चीज रेलिवेंट नहीं है। एक टिपिकल कंज्यूमर हर चीज कंज्यूम नहीं करता। एक टिपिकल कंज्यूमर हर चीज की प्राइस से इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हमने महंगाई की शरह कैलकुलेट करनी है, हर चीज की प्राइस को कंसीडर करना चाहिए या उन चीजों का कॉम्बिनेशन कंसीडर करना चाहिए जो एक टिपिकल कंज्यूमर कंज्यूम करता है? बताइए। टिपिकल कंज्यूमर, ठीक है, वो कहते हैं वो बास्केट ऑफ गुड सेलेक्ट करनी चाहिए। बास्केट का मतलब यहां पे कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड या सर्विसेज सेलेक्ट करना चाहिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो एक टिपिकल कंज्यूमर यूज करता है, ताकि हमें पता टिपिकल कंज्यूमर को गोल्ड की प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। टिपिकल कंज्यूमर को फॉरेन करेंसी के रेट ऊपर नीचे होने से कोई लेना देना नहीं है। टिपिकल कंज्यूमर को लैंड की प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, टिपिकल कंज्यूमर को ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होने से लेना देना है। टिपिकल कंज्यूमर को जो स्कूल की फीस है, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, इनमें अगर इंक्रीज होता है इससे लेना देना है, इससे वास्ता पड़ता है। टिपिकल कंज्यूमर को फ्रूट की प्राइस, वेजिटेबल की प्राइस, दाल की, चावल की, गंदम की प्राइसेस ये इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, इनसे लेना देना है, क्योंकि टिपिकल कंज्यूमर ये चीजें कंज्यूम करता है। तो उन्होंने कहा बजाय ये कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इकोनॉमी में हर चीज की प्राइस की एवरेज लें, हम सिर्फ उन चीजों की प्राइसेस की एवरेज लेंगे जो एक टिपिकल कंज्यूमर कंज्यूम करता है। इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो मेजर यूज किया जाता है, जो तरीका यूज किया जाता है, उसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें लफ्ज कंज्यूमर से पता चल रहा है हमने सिर्फ उन्हीं चीजों की प्राइस का नंबर कैलकुलेट करना है जो एक टिपिकल कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब आई कैप हमसे ये नहीं पूछ रहा कि वो टिपिकल गुड्स क्या होते हैं, लेकिन हमें पता है वो टिपिकल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एजुकेशन कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट क्या है, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, ये जी क्लॉथ, बिल्कुल, शूज, इस तरह की कॉस्ट जब टिपिकल कंज्यूमर यूज करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या हर इकोनॉमी की हर गुड की कंसिडरेशन आएगी? नहीं। किन की? अब इनाम 50 रुपए, उसको जो मुझे ये बताएगा जीडीपी डिफ्लेटर भी एक परसेंटेज थी, याद है? जीडीपी डिफ्लेटर में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या फर्क है? अब आराम जी भाई, जीडीपी डिफ्लेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या फर्क है?
उसमें सिर्फ जीडीपी आता है। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे, मुझे लग रहा है कि वो करीब करीब पहुंच रहे हैं, पता है। हर एक कंज्यूमर आता है उधर, करीब पहुंच रहे हैं। बाद में आपने लड़ना, आपने कहना सर मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। वो अच्छा, आपकी बात सुन के वो सही, वो चला के सियाना है, वो सही कंसर्ट पे पहुंच गया। बस उसको मौका दे दूं, भाई आप ही की बात कर रहा हूं, बताएं। नहीं नहीं, यही से पीछे जो बैठा है, नहीं नहीं, आपसे पीछे वाला भाई। हाँ हाँ, वो आपसे भी चला गया वो। हाँ, वो ओवरऑल क्यों, यही तो वो कह रहे हैं, वो ओवरऑल कंज्यूमर की बात है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात है, ये नहीं। शाबाश, ये उसमें जीडीपी डिफ्लेटर में, चूंकि जीडीपी में सारी चीजें शामिल होती है, उसमें हम सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं जो टिपिकल कंज्यूमर यूज कर रहा है, सारी की सारी जीडीपी को कंसीडर नहीं करते। शाबाश, नहीं भाई। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ आ गया। अब देखिए, कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिफाइन करो। डेफिनेशन सुन ले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। कहता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भैया इधर अटेंटिव हो जाए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज ए मेजर ऑफ, मेजर मतलब नंबर है, मेजर नंबर है किस चीज का? वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ टिपिकल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे मेजर का मतलब क्या है? नंबर होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर होगा। वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब क्या है कि जो हम सारी चीजों की प्राइस लेंगे ना, गौर से सुनेगा कंसेप्ट। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब पता है? मुझे बताइए, कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करता है, टिपिकल कंज्यूमर, ठीक है, टिपिकल कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करता है, रोटी कपड़ा और मकान समझ लें। टिपिकल कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करता है, क्या सबकी इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है कि खाने पीने वाली चीजों की वेटेज ज्यादा है? क्या खाने पीने वालों की चीजों की प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर ज्यादा इफेक्ट होगा कि कम? अगर कपड़ों की प्राइस बढ़े, इससे भी इफेक्ट होगा, लेकिन कम। खाने पीने, तो बताइए सबकी सिंपल एवरेज कैलकुलेट करनी चाहिए कि वेटेड? वेट, यही कह रहा है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए मेजर, नंबर है किस, कैसे कैलकुलेट? वेटेड एवरेज प्राइस है। किसकी वेटेड एवरेज प्राइस है? क्या सारी की सारी गुड्स की? इकोनॉमी नहीं, उन चंद कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, उन चीजों की जो एक टिपिकल कंज्यूमर कंज्यूम करता है, दूध दही वगैरह, ठीक है, दूध दही वगैरह वगैरह। हाँ, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो ये भी समझेंगे। सबसे पहले बास्केट में जितनी भी आइटम्स हैं, सबकी देखिए कितनी प्राइस चेंज हुई है। प्राइस लें सबकी, बास्केट में जितनी भी आइटम्स हैं सबकी प्राइस ले लो, फिर हर एक को वेट असाइन करो बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। जिसका वेट ज्यादा है उसको, जो ज्यादा है हमें उसको ज्यादा वेट मिलेगा, जो कम है हमें उसको कम वेट मिलेगा। फिर उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लो और फिर बेस ईयर के साथ कंपेयर कर लो। पिछला साल, ईयर वन करंट, ईयर नॉट बेस ईयर, प्रीवियस ईयर। ईयर टू तो अगला साल आएगा ना, ईयर टू नहीं है, वो तो मेरे मुंह से वैसे ईयर टू निकल गया था। ये आप स्टैट में बेतहाशा दफा कैलकुलेट भी करते रहे हैं। हाँ, चैप्टर 14 था, चैप्टर 14 था जी। भाई कैसे कैलकुलेट होता है ये समझ आ गया कि जितने भी बास्केट है उस सब की प्राइस ली आपने, उस सब की, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर एवरेज कैलकुलेट की, और बेस ईयर में भी यही काम करके उसकी एवरेज कैलकुलेट की, दोनों को कंपेयर कर लिया। बास्केट में जितनी भी आइटम्स हैं 10, उन सब की प्राइस ली। ये 20 रुपए किलो है, ये 10 रुपए किलो है, ये 15, जो भी है।
उसके बाद उनको वेट लगा दिए, ये ज्यादा है, मैं इसको 10, इसको 9, इसको 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एवरेज कैलकुलेट कर ली। ये इस साल की प्राइसेस पे एवरेजली, इसमें वेट कह रहा है, वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वेट के इंपोर्टेंस के लिहाज से। बेस ईयर पे आ जाए, बेस ईयर में भी उन्हीं चीजों की प्राइसेस लिखेंगे, वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ करेंगे, बेस ईयर का भी एक नंबर आ जाएगा, दोनों को माइनस करके फार्मूले के मुताबिक इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर ले। स्टार्ट में पढ़ा था, शाबाश। तो भाई पहले बता देते, इतना कल बताना पड़ता मुझे, लेकिन भूल गए होंगे ना, नेचुरल भूल जाते हैं, हम भी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। बताइए ये समझ आए कि नहीं, कैलकुलेट कैसे हुआ? लिमिटेशन क्या है? नॉट फुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकोनॉमी। क्या कहना चाह रहा है? कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स है, सारी की सारी जीडीपी थोड़ी है, इस सामने का कंसेप्ट होता है। अच्छा आगे चले, चेंज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, कहता है बाज़ औक़ात चीजें की प्राइस इस वजह से भी तो बढ़ती है कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई। पिछले साल सेब फारग था, कीड़ा लगा हुआ था उनमें, इस दफा बेहतरीन सेब आया, प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन हम क्या समझ रहे होंगे, ये प्राइस बढ़ी है तो इन्फ्लेशन की वजह से है। कहता है हर प्राइस इंक्रीज इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होता, कोई प्राइस इंक्रीज क्वालिटी इंक्रीज होने की वजह से भी होता है। इधर आप उसको भी इन्फ्लेशन ही समझ रहे होंगे। क्लियर हुआ? इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम, बेस ईयर किसको बनाए? पिछले साल को कि 1990 को कि 1947 को? अब कहते स्टैट में कुछ क्वेश्चन होते थे जब मैं स्टूडेंट था, उसमें कहता था एक तो 1995, 96, 97, 98 की प्राइसेस को कंपेयर करो, फिर ये कहता था 1960 की प्राइस की बेस पे इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है अच्छा यार किस साल पे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर आएगी, जिसमें बेहतर आए उसे कहते हैं चलो भाई इसके साथ कंपेयर करो कि भाई 1980 की निस्बत आज हमारी परफॉर्मेंस ये है। वो बेस है, वो कौन सा है, ये कौन सा है, आपने कंपेयर करना है, पिछले साल के साथ कंपेयर करें। हाँ, अब याद है वो एक होता था चेन बेस मेथड, एक फिक्स बेस मेथड होता था, तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। अब ये इशू आता है इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम। भाई क्लियर हुआ? फिर इसके बाद कह रहा है फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन मैं आपको बताता हूं, एक होती है थोड़ी इन्फ्लेशन, एक होती है ज्यादा इन्फ्लेशन, एक होती है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, एक होती है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन। बस ये कंसेप्ट है, वाकई ये कंसेप्ट है। एक कहता है छोटी छोटी इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन। अच्छा परसेंटेज सिर्फ गाइड करने के लिए है, कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि यहां से लेके यहां तक लो है, यहां से ले, वो सिर्फ आइडिया देने के लिए। 2-4% अगर इन्फ्लेशन हो कहते हैं ये लो है, 5-7-8% इन्फ्लेशन हो मॉडरेट है, 40-50-60% इन्फ्लेशन हो, ये सिर्फ परसेंटेजेस आइडिया देने के लिए है, एग्जैक्ट कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब वरना आप ये ना कहे कि सर 30% अगर इन्फ्लेशन हो तो वो मॉडरेट में जाएगा कि हाई में जाएगा, वो तो कहीं हाई नहीं। आइडिया दे, वो आपकी मर्जी है, वो मेरा हाल हाई में आ जाना चाहिए, आपका दिल करे मॉडरेट में डाल। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है ये कौन बताएगा? हाँ जी, मिसाल के तौर पे 1000 मिलियंस डिफ्लेशन। आप श्रीलंका से हो ना? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है? रिडक्शन इन प्राइस। डिफ्लेशन को डिसइन्फ्लेशन भी कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन बोले तो डिफ्लेशन, यानी एक ही मतलब है। कहते हैं इन्फ्लेशन के फायदे हैं कि नुकसान? क्या? एडवर्स इफेक्ट ऑन लोअर क्लास, क्या मतलब? गरीब गुरबा जो है वो बेचारे रुल जाते हैं। हाँ जी। फॉल इन रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम पता है क्या होती है? क्या? हाँ,
जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद आती है वो क्या होती है? अगर इन्फ्लेशन हो रही हो तो रियल इनकम नॉमिनल इनकम से ज्यादा होगी कि कम? फिर बताइए, इन्फ्लेशन हो रही हो, रियल इनकम नॉमिनल इनकम से ज्यादा होगी कि कम? यही कह रहा है। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब ये दोनों बातें जीब आपको बताने लगा हूं। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बैंक के पास जब आप लोन लेने के लिए जाए ना, तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट है 10%, बैंक आपको किस रेट पे लोन देगा? 12%। मार्केट में इन्फ्लेशन रेट हुआ 15%, बैंक किस रेट पे देगा? 17%। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसको कहते हैं? इंटरेस्ट रेट को कहते हैं। इंक्रीज, एग्री करते हैं? अब बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं, बैंक हमें क्या कहेगा? सर आप हमें 1 लाख रुपया जमा करवाएं, हम आपको साल के बाद 8% मुनाफा देंगे ज्यादा करके। असल में जो बैंक से हम पैसे रखवा के सूद लेते हैं वो कभी भी रकम में इजाफा नहीं होता, बल्कि रकम कम होती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे है? 1,08,000 रुपया ज्यादा है 1 लाख से, लेकिन मार्केट में अगर इन्फ्लेशन, बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है 8%, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट है 10%, तो बैंक आपको 8% ज्यादा नहीं दे रहा बल्कि 2% कम दे रहा है। आपका नुकसान है, फायदा नहीं है। दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी। अब ये बात हर बंदा नहीं समझ सकता, सिर्फ इकोनॉमिस्ट समझ सकता है कि नॉमिनल इनकम रियल इनकम में फर्क क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट में फर्क क्या होता है। आम बंदे को सीधा ट्रैप करते हैं, आम बंदे को कभी नहीं बताएंगे सर 8% हम दे रहे हैं लेकिन मार्केट में 10% इन्फ्लेशन रेट है, तो साल के बाद आपकी चीज की वैल्यू जो है वो आपके पैसों की वैल्यू 1 लाख से कम ही होगी। नहीं, बैंकर को पता होता, बड़े साइंसदान होते हैं। उनसे जब आप लोन लेने के लिए जाए ना, फिर वो जो अपनी कैलकुलेशन करते हैं उसमें इन्फ्लेशन रेट डालते हैं, फिर उसमें प्रीमियम ऐड करके फिर कहते हैं ये रेट करें। बैंकों को ये सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो ये जो है नेगेटिव। अब देखिए, अब बात समझ आ रही है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज होगी और रियल इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, जो बैंक देता है, ये है वो इंटरेस्ट जो बैंक दे रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा और जो पैसे ले रहा है और इंटरेस्ट वो इजाफा कर देगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव हो जाता है और जो बैंक ने इंटरेस्ट लेना होता है उसका इजाफा कर देता है। बिजनेस अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है और बिजनेसमैन थोड़े मुख्तात होते हैं, कहते हैं ये ना फैक्ट्री खोले रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, एक्सचेंज रेट पता नहीं कहां से कहां चला जाए। जब अनसर्टेनिटी होती है ना, बिजनेसमैन पैसा नहीं इन्वेस्ट करता। आपने शायद ये जिन दिनों में एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था, ये 140, 45, 50, 55, 60, तो आपने सुना होगा वो जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो आके कहते थे हमें इससे कोई मसला नहीं है, आप चाहे 200 रुपये का डॉलर कर दे, एक्सचेंज रेट 200 कर दे, लेकिन एक करके फिक्स कर दें। हमें अपनी प्लानिंग करते हुए पता हो जो प्रोजेक्ट हमें वारा खाएगा वो काम करेंगे, जो नहीं वारा खाएगा वो नहीं करेंगे। इस वक्त होता यह है कि हम किसी और माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में एक्सचेंज रेट बदलता है, हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। जो प्रोजेक्ट हमने प्रॉफिट देख के स्टार्ट किया था बाद में पता चलता लॉस है। तो बिजनेसमैन कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो रही होगी तो उसके लिए भी अनसर्टेनिटी होगी, वो पैसा नहीं निकालेगा। एडवर्स इफेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, पाकिस्तान की चीजें महंगी हो जाएंगी। बताइए लोग क्या करेंगे, मेड इन पाकिस्तान खरीदेंगे कि मेड इन चाइना? मेड इन चाइना खरीदेंगे। मेड इन जर्मनी, जर्मनी तो हर बहुत महंगा, मेड इन चाइना ठीक है, मेड इन चाइना। तो बताइए जब मेड इन चाइना चीजें खरीदेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि एडवर्स? क्योंकि आपने इंपोर्ट की तो पैसे पे करने हैं, पैसे मुल्क से बाहर जाएंगे, आएंगे थोड़े ही। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा इफेक्ट आएगा? एडवर्स। जी कुछ समझ आई लेक्चर के?
चलिए क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, शाबाश 3 मिनट में। सबसे पहले मुझे बताइए डिमांड जो है इसकी 3 रीजन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगी, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। ये कौन कह गया? फिशर। फिशर ने इक्वेशन कौन सी दी? फिशर इक्वेशन एम इज इक्वल टू पी वाई। एम के बारे में कहा कांस्टेंट है, वाई के बारे में क्या कहा उसने भैया? वाई के बारे में क्या कहा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, वाई भी चेंज नहीं हो सकता। बाकी क्या बचा? 2 चीजें, एम और पी। एम को इंक्रीज कर दे पी इंक्रीज होगा, एम को डिक्रीज कर दे पी डिक्रीज होगा। कंक्लूजन क्या पहुंचा मिला हमसे से? अगर आप पी डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी डिक्रीज करना पड़ेगा। एम एक ही बात नहीं है मेरे भाई। प्राइस लेवल डिक्रीज करना चाहते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी को कैसे डिक्रीज करें? 4-5 तरीके हैं। सप्लाई ऑफ, इन शॉर्ट 1 वर्ड आंसर अगर कहा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए सप्लाई ऑफ मनी कम कर दें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल। दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दे। तीसरा डिस्काउंट रेट या बेस रेट इंक्रीज कर दें, मोरली परसुएड करें, गवर्नमेंट बोरिंग्स इंक्रीज कर ले। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस। कैसे कैलकुलेट होती है? इस साल का प्राइस लेवल माइनस प्रीवियस ईयर का प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे ज्यादा कौन सा मेजर नंबर यूज किया जाता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या फर्क है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्पेसिफिक गुड्स का एवरेज प्राइस लेवल है, जीडीपी में डिफ्लेटर में सारी गुड्स कंसीडर की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ गुड बास्केट ऑफ टिपिकल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले इस साल में जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइसेस ली, उनको वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई किया, वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर ली, फिर बेस ईयर में प्राइसेस ले, वेट्स लगाए, मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कैलकुलेट की, दोनों के टोटल को कंपेयर कर लिया। ये हमारा आ गया इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे अहम मोस्ट कॉमन मेजर कौन सा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लिमिटेशन क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की? फुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इकोनॉमी नहीं है, क्वालिटी की वजह से भी प्राइस चेंज होती है। नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम, बेस ईयर किसको सिलेक्ट करें, ये प्रॉब्लम होती है। और कॉस्ट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन या एडवर्स इफेक्ट या डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑन लोअर क्लास, गरीब आदमी बेचारे रुल जाते हैं। फॉल इन रियल इनकम कम हो जाती है हमारी, रियल इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है, बिजनेस अनसर्टेनिटी ज्यादा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एडवर्स इफेक्ट क्योंकि लोकल गुड्स अहम महंगी हो गई, इंपोर्ट करवाते हैं जिसकी वजह से पैसे का फ्लो पाकिस्तान से बाहर जाता है। आज का लेक्चर खत्म यार।